आज हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बारे में पढ़ेंगे। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि सामान्य वितरण वक्र बनाया गया है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्यों कहा जाता है, इसके बारे में कुछ सूचना मिलेगी, इससे हमको समझने में सुविधा होगी। आप जानते हैं कि जो भी हम सांख्यिकी अध्ययन करते हैं या जो भी विज्ञान है वो सब प्रकृति पर अध्ययन करते हैं। प्रकृति की घटनाएं केंद्र की तरफ झुके होने की प्रवृत्ति रखती हैं, अर्थात कि जो भी प्राकृतिक घटनाएं हैं वे सारी घटनाएं केंद्र की तरफ झुकी होती हैं, मध्य मार्ग का अनुसरण करती हैं। यानी न तो ज़्यादा बड़ी होंगी न तो ज़्यादा छोटी होंगी, बीच में उनका केंद्रीकरण ज़्यादा होगा। जैसे आप प्रकृति में पाए जाने वाले पेड़ों को, मनुष्यों को, जीवों को देख लें, किसी एक प्रजाति के जीव ले लेंगे तो न वो ज़्यादा भारी होंगे न ज़्यादा हल्के होंगे, बल्कि मध्यम साइज आकार के वो होंगे। इसलिए उनका बीच में संकेंद्रण ज़्यादा पाया जाता है और किनारों पर उनकी संख्या बहुत ही कम होती है। तो बहुत संख्या को हम बारंबारता कहते हैं और उनके जो भी हम चर ले रहे हैं उनका वजन, भार, लंबाई, ऊंचाई जो भी है वो इनको पद कहेंगे। यदि उसके अनुसार देखा जाए तो बहुत हल्के और बहुत भारी वालों की संख्या कम होती है, बीच वालों की संख्या ज़्यादा होती है। इसे सांख्यिकी विदों ने सामान्य वितरण वक्र के रूप में बनाया है। इसका प्रयोग हर समय यानी सांख्यिकी की हर समस्या हल करने के लिए हम करते रहते हैं। यहाँ सांख्यिकी में विशेष रूप से 3 मापें होती हैं: समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। इनको अंग्रेजी में इसको मीन कहा जाता है। अंग्रेजी जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में सबको माध्य कह दिया जाता है और अंग्रेजी अलग अलग लिखी गई होती है। तो वहाँ से यदि कहीं कन्फ्यूजन हो तो हमें अंग्रेजी का वर्जन ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। और इसको मोड कहा जाता है। दिखाने के लिए समांतर माध्य को x बार से दिखाया जाता है, इसको m से दिखाया जाता है और इसको z से दिखाया जाता है। 3 मापें होती हैं विशेष रूप से सांख्यिकी में और इन्हीं 3 मापों को हम पढ़ते हैं। लेकिन इसके अलावा भी 2 मापें और हैं जिसे गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य कहा जाएगा। और समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य ये गणितीय माध्य हैं, यानी इनमें गणित की संक्रियाएं करनी पड़ती है। ये दो स्थानीय माध्य हैं, यानी ये स्थान विशेष पर ही होते हैं। जैसे बहुलक वही होगा जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है और माध्यिका पदों को असेंडिंग या डिसेंडिंग यानी आरोही अथवा अवरोही क्रम में रख दें तो ठीक बीच वाला पद माध्यिका होगा। उसकी बारंबारता कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है, लेकिन वो ठीक बीच में पड़ेगा। और बहुलक जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है वो बहुलक होता है। समांतर माध्य को निकालने के लिए हमें गणितीय संक्रियाएं करनी पड़ती हैं और यदि सारणी सिमेट्रिक है यानी सममित है तो तीनों मान एक ही बिंदु पर होते हैं, यानी तीनों बराबर होंगे। इसमें विषमता होगी, यानी धनात्मक विषमता हो सकती है और ऋणात्मक विषमता हो सकती है। तो इसे विषमता वाले चैप्टर में ही पढ़ाया जाए तो बेहतर होगा। यहाँ हम इन तीनों के बारे में ही पढ़ेंगे कि इसको निकाला कैसे जाएगा। तो हम शुरू करते हैं समांतर माध्य से। पहले समांतर माध्य में व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत नाम से ही स्पष्ट है कि प्रत्येक पद अकेले होगा। से मान लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी पद व्यक्तिगत हैं। 2 भी अकेले है, 4 भी अकेले है, 6 भी अकेले है, 8 भी अकेले है, 10 भी अकेले है और हमें इनका समांतर माध्य निकालना है। तो आप देख रहे हैं पदों की संख्या n बराबर 5 है। इनका योग क्या होगा? 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30। तो इसका जो सूत्र है यानी समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग इनका 30 है और संख्या इनकी 5 है तो इनका मान 6 आ जाएगा। इस तरह आप कितना भी बड़ा पद कर सकते हैं तो आप पाएंगे ये चूँकि सिमेट्रिक है, एक निश्चित मात्रा में बड़ा है, इसलिए ठीक बीच वाला पद ही माध्यिका हो जाएगी, समांतर माध्य हो जाएगा और माध्यिका भी ठीक बीच वाला पद ही हो जाएगा क्योंकि आप सारणी को असेंडिंग आर्डर यानी आरोही क्रम में रखे हैं। तो इस श्रेणी में समांतर माध्य कैसे निकाला गया है ये सवाल लगाकर दिखाया गया है आपको।
ये पदमान हैं, ये उनकी बारंबारताएं हैं। बारंबारताओं का योग 60 हो जा रहा है और बारंबारताओं का गुणनफल या एफ जिसे कहेंगे, इसका कुल मान 460 है। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ यानी 460 बटे 60 जो 7.67 आ रहा है। ये प्रत्यक्ष विधि है यानी सीधी विधि है। अब हम इसे संक्षिप्त विधि में से